आपका पूछ सकता है ब्याज की दर आपका दमदूपत का सिद्धांत भी पूछ सकता है। इसमें आपका बताया गया था धारा 14 में। और ब्याज की दर में बताया था कम से कम 5% और अधिकतम 18। इसको थोड़ा कोरिलेट करके पढ़िएगा। आपका इंटरेस्ट के बारे में सीपीसी की धारा 34 हमने बताया था, पूछा गया है कि ब्याज या इंटरेस्ट के बारे में प्रावधान सीपीसी की धारा में है 34 में। वहाँ जो सामान्यतः दर होती है वो भी पूछा गया 6%। वहाँ जो दर आपका है वह 6%। जो ये कमर्शियल कोर्ट जुड़े हैं वहाँ भी लिखे आ सकता है सीपीसी में। जो ये कमर्शियल कोर्ट 2015 में जोड़ा गया है बताएंगे हम, उसमें आपका जो ब्याज की दर हो सकती है अधिकतम 18%। उसको कहीं लिख लीजिए, तो उसी बेयर एक्ट पर लिख लेना चाहिए। जो ये धारा आपका थोड़ा छूट गया था कमर्शियल वाला, धारा जो 14 हम धारा 14 यानी कि आपका माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 14 हम बता रहे हैं। 14 में थोड़ा बहुत छूटा था, उसको कमी भाई पूरी की जाए। इसमें न्यायालय माता पिता को आपका ब्याज भी दिलवा सकता है। तो आखिर जो भरण पोषण की रकम आप लोगों ने पढ़ा कि 10,000 या उससे कम होगी, यानी कि 10,000 या 10,000 से माने 10,000 या 10,000 से अनधिक, अनधिक माने अधिक नहीं, यानी कि हमने पढ़ाया। तो जो ये रकम न्यायालय दिलवाएगा, न्यायालय चाहे तो मांग करने पर इंटरेस्ट भी दिलवा सकता है। वहीं दर याद रखना है कम से कम 5%, अधिकतम आपका 18। अगर यही क्वेश्चन सीपीसी में भी पूछा जाता है ब्याज किस धारा में 34 में, और सामान्यतः ब्याज कितना हो सकता है 6% वार्षिक। इसके बाद कमर्शियल कोर्ट में नया क्वेश्चन बन सकता है जो उसमें 18% न्यायालय ब्याज दिलवा सकते हैं अधिकतम। आगे बढ़ा, इसको आपका दूसरा सिद्धांत जो पूछ सकता है बहुत अंदर जाए, तो दमदूपत का सिद्धांत कहाँ दिया गया है। तो जहाँ जहाँ ब्याज हो थोड़ा सतर्क रहिए, वहीं वहीं किसका आपका रहेगा। बैठिए इधर, आजिए आगे आप लोग बैठिए। जहाँ जहाँ इंटरेस्ट का प्रावधान हो याद रखिएगा। अगर पूछे ये राजस्थान में क्वेश्चन बना था कि दमदूपत का सिद्धांत सीपीसी की किस धारा में है, तो 34। ये हिंदू लॉ का सिद्धांत है और ये कहता है कि जितना मूलधन है उससे अधिक आप ब्याज नहीं वसूल सकते। यानी कि अगर 100 रुपया है तो ब्याज अधिकतम कितना हो सकता है 100, यानी कि 200 वसूलिए। अगला देखा जाए आपका 15 अपील अधिकार अधिकरण का गठन याद रखिएगा कौन करेगी, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में। और डीएम के समकक्ष आपका कौन होगा उसमें, अधिकारी। फिर आपका 16 अपील है, ये समय पूछ सकता है। सामान्यतः अपील कितने दिन के अंदर, 60 दिन। और अपील जब ग्रहण कर ली गई तो अपील के करने के कितने महीने के अंदर आपका मामला निपटाने का प्रयास किया जाएगा, 1 माह। 17 विधिक अभ्यावेदन का अधिकार, यानी कि आपका क्या कोई वकील प्रतिनिधित्व माता पिता का करेगा कि नहीं, नहीं तो फिर अगली धारा 18, अब भरण पोषण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। और यही माता पिता की ओर से वकील का क्या करेगा काम। ये हो सकता है किसको नियुक्त किया जाए, तो जो समाज कल्याण अधिकारी होता है या जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से नीचे का नहीं, यानी कि या तो ये या इसके ऊपर का। इसके बाद 19 वृद्धावस्था वृद्धाश्रमों की स्थापना, ओल्ड एज हाउस बनाया जाएगा। कौन बनाएगी, राज्य सरकार। आपका एक राज्य में कम से कम बेड की संख्या याद रखिएगा कितना बताया गया था, 150। इसके बाद अध्याय 20(4) हम बता रहे थे वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सकीय देखरेख के लिए उपबंध, तो चिकित्सकीय सहायता दी जाएगी अस्पताल में। इनके लिए सीटें रिजर्व होंगी, अलग व्यवस्था की जाएगी।
अब अध्याय 5 आ जाइए, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा। तो धारा 21 बैठिए, धारा 21 ये बताती हैं कि राज्य सरकार की ये ड्यूटी होगी कि इस कानून का खूब सोशल मीडिया ऑफलाइन ऑनलाइन क्या करे, प्रचार करे। जैसे आप लोग हमारा प्रचार कर रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उसी प्रकार किसका कर्तव्य है, अब दे देगा केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों, तो राज्य सरकार। यानी कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, टीवी से, आपका कह सकते हैं कि सार्वजनिक मीडिया, रेडियो, अखबार, सब तो दिया है। अब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक लाइन में, अब इसमें आपका बताने की आवश्यकता नहीं है। 22 प्राधिकारी जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आपका विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, तो आपका राज्य सरकार कर सकेगी और जिला मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान कर सकेगी, ताकि इस कानून को और अच्छे ढंग से क्या किया जाए, लागू। ये भी कम चांस है। हाँ, आपका जो बन सकता है, 23 हम पढ़ा रहे थे, कतिपय संपत्तियों के कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति के अंतरण का शून्य होना। देखिए आपका यहाँ जो हम बता रहे थे, सबसे पहले आपका फिर संविधान नियम में बैक होना पड़ेगा। फिर एक बार हम संविधान नियम को रिपीट करते हैं, सेक्शन कम से कम याद रखिए, मिलाने के लिए भी आता है इधर से। देखिए सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट का ये बताता है कि प्रत्येक करार संविदा नहीं होती, लेकिन प्रत्येक संविदा करार होता है। क्यों? क्योंकि सभी करार कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, केवल वे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होंगे जो सेक्शन 10 की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो पहली कंडीशन है कि करार के पक्षकार कॉम्पिटेंट हो, सक्षम हो। सक्षम कौन होगा? इसके लिए धारा 11 और 12 बताती है। 11 में मोहरी बीवी का केस याद रखना है। सक्षम कौन होगा? जो वयस्क हो, जो स्वचित हो और कानून द्वारा डिस्क्वालीफाई यानी कि निरहित या अनहर या अयोग्य, तीनों एक ही शब्द हैं, घोषित न हो। इसके बाद आपका चित्त विकृत माने क्या होती है, कब किसी व्यक्ति को अनसाउंड माइंड कहा जाएगा, इसका निर्धारण 12 से होगा। 13 में हाँ, धारा 10 की दूसरी शर्त देखिए, धारा 10 की दूसरी शर्त है कॉन्ट्रैक्ट की कि आपका जो पक्षकारों का कंसेंट होगा, सम्मति होगी करार के लिए, वह फ्री या स्वतंत्र होनी चाहिए। तो धारा 13 बिहार में पूछा गया है कि कंसेंट कहाँ परिभाषित है, 13 में। एड आइडम का सिद्धांत कहाँ है, 13 में। सम्मत नहीं तो करार नहीं, 13 में। सम्मत बिहार में पूछा कब मानी जाएगी, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक बात पर एक भाव में, सेम थिंग्स एंड, देखिएगा फिर एक बार बता दिया जाए, आजकल जो क्वेश्चन बन रहा है, और अथवा बहुत खतरनाक खतरनाक बन रहा है। अथवा का मतलब या तो ये या तो ये, और का मतलब दोनों जोड़कर। मैं बता दूं, जहां भी आपका रहे, अथवा का मतलब या तो ये या ये। जैसे कि आपका आईपीसी की धारा 309 है, जो व्यक्ति सुसाइड का प्रयास करेगा वह सादा कारावास 1 वर्ष तक का या जुर्माना से दंडनीय होगा। या का मतलब हो गया न्यायालय को विकल्प मिल गया, या तो कारावास का दंड दे या केवल जुर्माना, या दोनों। दोनों मतलब कि दंड भी और जुर्माना एक देना भी पर्याप्त होगा। इसके बाद आइए फिर एक बार देखा जाए, 13 में आपका कंसेंट है, 14 में फ्री कंसेंट है। तो कब कहा जाएगा कि पक्षकारों की सम्मत स्वतंत्र थी? अगर वह सम्मति धारा 15 के तहत कोर्सन या प्रपीड़न द्वारा न पाई गई हो, धारा 16 के तहत आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा न पाई गई हो, 17 के तहत फ्रॉड के तहत न पाई गई हो, 18 के तहत मिस रिप्रेजेंटेशन, और 20, 21, 22 में भूल के उपबंधों के अधीन। तो अब यही आपकी धाराएं
आपका काम करेगी, मैं बता दूं। आपका जो सेक्शन 23 हम बताएंगे। अब देखिए बेरेट की भाषा। कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति का अंतरण शून्य होगा, यानी कि कुछ कंडीशन में जो संपत्ति का अंतरण होगा वह वाइड होगा। कब होगा? उस माने वो रद्द किया जा सकेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, अंतरण माना ही नहीं जाएगा। तो देखिए बैरक पहला, जहां कोई वरिष्ठ नागरिक जिसने इस अधिनियम के आरंभ के पश्चात अपनी संपत्ति का दान के रूप में या अन्यथा इस शर्त के अधीन रहते हुए किया है कि अंतरक की बुनियादी सुख सुविधाओं और बुनियादी भौतिक ज़रूरतें प्रदान करेगा, और ऐसा अंतरिती ऐसी सुख सुविधाओं तथा भौतिक ज़रूरतें प्रदान करने से इनकार करेगा या असफल रहेगा, तो संपत्ति का उक्त अंतरण कपट द्वारा, प्रपीड़न द्वारा या अनावश्यक प्रभाव, यही असम्यक प्रभाव को ही क्या लिखा है, अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जाएगा। समझा जाएगा मतलब कि है नहीं, लेकिन मान लिया जाएगा। और अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जा सकेगा। तो जैसे ही शब्द विकल्प आया, इसका मतलब कि ये अंतरण वाइडेबल होगा। और जो अंतरक है यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक है, फिर एक बार बताइए वरिष्ठ नागरिक किसे कहा जाएगा? जो 60 या 60 से क्या है, तो उसके विकल्प पर शून्य होगा। तो फिर एक बार हम कॉन्टेक्ट में लगातार आपको बता रहे हैं कि जहां पक्षकार को दो विकल्प मिले, या तो वह शांत रहे या दूसरा माने या तो वह प्रवर्तन ही कराए संविदा को, या कोर्ट में जाकर संविदा को रद्द कराए, उसी संविदा को वाइडेबल कॉन्टेक्ट या शून्यकरणीय संविदा कहते हैं। बिहार जे में पिछली बार ये भी क्वेश्चन आया था। जो हम लाइन बता रहे हैं यही दिया था कि शून्यकरणीय संविदा का मतलब क्या हुआ। तो एक पक्षकार को विकल्प मिलेगा, या तो प्रवर्तनी कराए या कोर्ट में जाकर क्या कराए, शून्य। ये याद रखिए। अब समस्या ये आई कि अगर कोई, अब इसको थोड़ा टीपीए की धारा 10, 11 और 12 से भी जोड़ना है। धारा 10, 11 और 12 फिर एक बार देखिए। धारा 10, 11 और 12 से एक क्वेश्चन बनता है। उसमें यह है कि अगर संपत्ति का ट्रांसफ़र किया जाता है, उसमें शर्त या कंडीशन लगाई जाती है, तो इन धाराओं के तहत अगर शर्त आ जाती है तो वह शर्त शून्य होगी और अंतरण वैध होगा। लेकिन यहाँ एक कह सकते हैं कि उसका अपवाद दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति को दान किसी को दिया, या किसी को बेच दिया, या आपका विनिमय कर लिया, जो भी किया हो, और वरिष्ठ नागरिक ने विक्रय विलेख में शर्त लगाई है कि तुम मेरा क्या करोगे, मेरी देख रेख करोगे, सुख सुविधाएं मेरी दोगे, भोजन पानी मेरी व्यवस्था कौन करोगे, तुम करोगे, भले ही हमने अपना मकान तुम्हें दान में दिया हो या क्या किया हो, विक्रय किया हो। तो बताइए ये शर्त वैध होगी धारा 23 में कि अवैध होगी? वैध। और अगर ऐसा व्यक्ति जो अंतरिती है भरण पोषण करने में या सुख सुविधाएं देने में असमर्थ रहता है, तो ये जो संविदा की गई है दान या विक्रय की इत्यादि की, ये अंतरक के विकल्प पर यानी कि आपका वरिष्ठ नागरिक के विकल्प पर शून्य होगी। शून्य होगी का मतलब वरिष्ठ नागरिक को ऑप्शन मिलेगा, या तो वह शांति से बैठे, कहे कि चलो नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, या कोर्ट में जाकर दान या विक्रय इत्यादि को रद्द कराए। यह जैसे विकल्प मिला वह संविदा कैसी हो गई? शून्यकरण। और ये मान लिया जाएगा, समझा जाएगा का मतलब ये हुआ डिम्ड। डिम्ड का मतलब कि वास्तव में वो बात सही नहीं है, लेकिन कानून जबरदस्ती क्या करता है, मान लेता है। जैसे उदाहरण 3 4 फिर क्वेश्चन यहाँ बनाना है। डिम्ड,
जैसे डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट संविदा के तत्व ही नहीं है, यानी कि धारा 10 की शर्तों की पूर्ति ही नहीं है, फिर भी संविदा जबरदस्ती मान लिया गया तो उसी को समझा जाएगा संविदा। जैसे संविदा के सदृश संबंध कोसाई कॉन्ट्रैक्ट या अर्ध संविदा कल्प संविदा कहिए, संविदा कल्प कहिए या कल्पित संविदा कहिए, 68 से लेकर कहाँ तक 72। उसी प्रकार हमने एविडेंस दो जगह से मैं लगातार बता रहा हूँ। एक 119 कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, गवाह लिखकर अपनी बातें देता है तो वह दस्तावेज न मानकर माना क्या जाएगा, मौखिक। इसी प्रकार आपका 63 हम बताएंगे, यह बात तो मुश्किल है, कल एविडेंस 63 आ ही जाएगा। 63 का क्लाज 5 डिम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। 119 आपका एविडेंस डिम्ड आपका ओरल एविडेंस। इसके बाद डिक्री में पूछा जाता है सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 2 से निम्नलिखित में से कौन डिम्ड डिक्री हैं। तो दो ऐसे निर्णय हैं जो डिक्री के आवश्यक तत्वों का पालन नहीं करते, फिर भी जबरदस्ती आपका धारा 2 की उपधारा 2 उन्हें डिक्री मानती है। समझा जाएगा, समझा जाएगा का मतलब ये हुआ मानद, मानद माने कल्पना कर ली जाएगी। तो इसको आपका दो याद रखिए। डिम्ड डिक्री पहला वाद पत्र का नामंजूरन आर्डर 7 रूल 11, और दूसरा धारा 144 के तहत किसी प्रश्न का अवधारण, सेक्शन 144 के तहत किसी प्रश्न का अवधारण, ये दोनों डिक्री हैं, लेकिन एक्चुअल डिक्री है कि डिम्ड डिक्री। डिम्ड रट कर जाइए, निश्चित क्वेश्चन यहाँ बना है। फिर बैक होइए, तो क्या माना जाएगा ऐसी कंडीशन में कि जो व्यक्ति खरीदा है या दान में पाया है वह वरिष्ठ नागरिक को प्रपीड़ित किया है। क्या किया है, यानी कि प्रपीड़न की धारा में कांटेक्ट में है 15, या आपका कपट कर लिया है तो कपट 17, या अनावश्यक दबाव डाला है तो कौन सी धारा 16। भाई अनावश्यक दबाव मतलब कौन, 16। अब अगला देखिए आपका दूसरा खंड देखिए, पहला हो गया कोरिलेशन थोड़ा ज़्यादा था इसमें। जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी संपदा से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपदा या उसका भाग अंतरित कर दिया गया है, तो अंतरिती के पास अधिकार की सूचना है कि इसी संपत्ति से इस वरिष्ठ नागरिक को क्या मिलेगा, भरण पोषण, या यदि अंतरण बिना प्रतिफल के हैं तो भरण पोषण प्राप्त करने वाला अधिकारी अंतरिती के संबंध में लागू किया जा सकेगा और न कि उस अंतर्ती के संबंध में जो प्रतिफल के लिए है और जिसके पास अधिकार की सूचना नहीं है। यानी कि अब एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपका कोई वरिष्ठ नागरिक था, कोई संपत्ति थी, उसी संपत्ति से उसका भरण पोषण मिलना था और संपत्ति का स्वामी कोई उसका पुत्र था। मान लीजिए पुत्र ने संपत्ति किसी को बेच दी, तो अगर दूसरा व्यक्ति पैसा देकर संपत्ति खरीदा है, उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसी से इनका पिताजी मेंटेनेंस पाएंगे, तो थर्ड पर्सन अच्छा हक पाएगा और उसके खिलाफ पिताजी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कब पिताजी कुछ कर पाएंगे, जो खरीदा है जब फ्री में लिया हो, फ्री में मतलब दान में ले लिया, या इस बात की सूचना या नोटिस या जानकारी होते हुए कि इसी संपत्ति से पिताजी को क्या पाना है, मेंटेनेंस, फिर भी पैसा देकर जानबूझकर क्या किया, खरीद लिया। तो क्या ऐसे खरीदने वाले, यानी कि ऐसे अंतरिती लीगल भाषा में ऐसे अंतरिती के विरुद्ध आपका जो वरिष्ठ नागरिक है मेंटेनेंस का दावा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसको थोड़ा टीपीए में जोड़िएगा, टीपीए में है कि नहीं ऐसा। अगर बच्चे पत्नी इत्यादि किसी संपत्ति से भरण पोषण पाने के हकदार है, पति ने उस संपत्ति को ट्रांसफर कर दिया और जिसको अंतरण किया गया है जान रहा है
किसी संपत्ति से क्या दिया जाएगा, मेंटेनेंस। तो पत्नी बच्चे उस अंतरण उसके विरुद्ध, उस संपत्ति के विरुद्ध मैंने मुकदमा करके और भरण पोषण की मांग संपत्ति से कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। टीपीए की धारा आपका 36 नहीं 37 इधर या 38 है क्या, नहीं आपका उधर है 38 39 में इधर है, याद नहीं आ रहा है। देखते हो क्या धारा, देखिए मिल जाए, नहीं तो हम तो देखेंगे ही अब। हाँ हाँ, 39 जोड़ लीजिए यहाँ। टीपीए की धारा शुद्ध रूप से जो प्रावधान इसमें किया गया है वही प्रावधान टीपीए की धारा आपका 39 में है। अगला देखिए खंड 3। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन अधिकार को लागू करने में असमर्थ है, यानी कि जा ही नहीं सकता अधिकरण के पास धारा 7 वाला, तो क्या उसकी ओर से कोई संगठन जा सकता है कि नहीं, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। धारा 23। अब आइए अध्याय 6, अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया। यहाँ भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो धारा 24, वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग। तो पहले देखिए तब आईपीसी जोड़ा जाए। जो कोई जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देख रेख या सुरक्षा है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक को किसी स्थान में ऐसे वरिष्ठ नागरिक का पूर्णतया परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा, वह ऐसी अवधि के किसी कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित होगा। अब तक आपने अन्य कानूनों में ये पढ़ा आईपीसी में कि बच्चे को आरक्षित छोड़ना यानी कि लावारिस छोड़ देना या बच्चे का परित्याग करना। तो बच्चे का परित्याग 316 17 इत्यादि में इधर दंडनीय है आईपीसी में। यहाँ क्वेश्चन बनता है बच्चे की एज पर। अगर बच्चा 12 वर्ष से क्या है, आईपीसी में बनता है बच्चा 12 वर्ष से कम है, माता पिता गार्जियन उसका परित्याग एबेंडेड या अभित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऐसी दशा में माता पिता दंड के भागी होंगे, जो भी हो गार्जियन। और फिर एक बार सतर्क रहना है, अगर बच्चा मर गया तो ये लोग मर्डर के दायी होंगे। तो कार्य द्वारा कि लोप द्वारा, बताइए। हाँ, तो मर्डर कैसे हो सकता है, एक्ट द्वारा कि ओमिशन की, दोनों शब्दों द्वारा भी हो सकता है, ये ना आइएगा। शब्द द्वारा भी मर्डर हो सकता है, वो तो आगे बताया जाएगा। तो ऐसे अब आइए, अब इसी नियम को वरिष्ठ नागरिक पर जोड़ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, वरिष्ठ नागरिक की जिम्मेदारी है सुरक्षा और देख रेख की, और वरिष्ठ नागरिक का क्या करता है, अभित्याग, तो दंड की मात्रा बहुत कम है, आपका 3 मास तक का कारावास या जुर्माना 5,000 या दोनों। इसको आईपीसी से बच्चे पर जोड़ सकते हैं, बच्चे का वहाँ पर त्याग है, यहाँ किसका, बूढ़ों का। धारा 25 आ जाइए, अपराधों का संज्ञान कौन लेगा। और आपका कह सकते हैं विचारण की प्रक्रिया क्या होगा होगी, और जो भी अपराध होंगे वह कैसे होंगे ये भी पूछा जाता। अच्छे से तैयार रखिए। देखिए आपका 25, अपराधों का संज्ञान। जब भी आप अपराधों का संज्ञान पढ़िए तो सर्वप्रथम पूरी तरह सीआरपीसी दिमाग में रखनी चाहिए कि पिछले इसके पहले वाले एपीओ में क्वेश्चन आया था जब 17 पद था कि कांग्निजेंस या संज्ञान शब्द को सीआरपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो कहीं नहीं। संज्ञान शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, तो संज्ञान का मतलब क्या हुआ, अवगत होना, भिज्ञ होना, न्यायिकतः सूचना प्राप्त करना, या सर्वप्रथम न्यायिक दृष्टि से अपराध की ओर दृष्टिपात करना।
यानी कि जब न्यायालय सर्वप्रथम इस ओर देखता है, इस दृष्टि से देखता है कि क्या अपराध हुआ कि नहीं, तो ऐसी कंडीशन को हम संज्ञान कहते हैं। संज्ञान अपराध का लिया जाता है, अपराधी का नहीं। कौन अपराध किया ये ट्रायल में निश्चित होगा, लेकिन अपराध हुआ कि नहीं, अपराध में साक्ष्य है कि नहीं थोड़ा, इसका निर्धारण ही किसमें किया जाता है, संज्ञान में। पहला नियम। संज्ञान के बारे में प्रावधान सीआरपीसी में 190 से 199 तक है, 190 से लेकर 199 तक। अगला नियम, सामान्यतः जो संज्ञान लिया जाता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सामान्यतः, इसके अपवाद हैं। सामान्यतः किस पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। सामान्यतः संज्ञान किसके द्वारा लिया जाता है, चार नाम रहेगा तो क्या मारेंगे, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। संज्ञान तीन में से किसी आधार पर या तो परिवाद किया गया हो, या पुलिस रिपोर्ट, या अन्यथा या स्वयं के ज्ञान पर। संज्ञान का प्रथम न्यायिक कार्यवाही कौन होती है, संज्ञान। संज्ञान जांच है कि विचारण है कि अन्वेषण है, जांच। विचारण तो अलग चला जाएगा आरोप से। अब संज्ञान मतलब विज्ञ होना। तो इस कानून के तहत जो भी अपराध किए जाएंगे उनका संज्ञान कौन लेगा, कैसे लेगा, और आपका कह सकते हैं कि कौन मजिस्ट्रेट ही लेगा और कौन मजिस्ट्रेट लेगा। तो आपका मैंने फिर एक बार देखिए, आपका अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए 25 में, अपराधों का संज्ञान। सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए, तो सीआरपीसी की धारा हम बता चुके हैं, भले पूरी तरह न बताएं, कहाँ से कहाँ, 190 से 199 में कुछ भी कहा गया हो, ये धारा उस पर लागू होगी कि नहीं होगी। इस कानून के मामले में कौन सी धारा अप्लाई करेगी, 25। देखिए, आपका किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानती होगा। तो संज्ञेय और जमानती का पहले मतलब समझिए, तब तो आगे बढ़ा जाए। यानी कि ये जो कानून है आपका, इस कानून के तहत जो भी ऑफेंस होंगे वह संज्ञेय होंगे। संज्ञेय का मतलब कांगनिजेबल, कांगनिजेबल का मतलब गंभीर, सीरियस, सीरियस का मतलब कि ऐसे अपराध। देखिए, आपका सीआरपीसी में पहले बंटवारा कर लिया जाए, पूछा भी गया था। सीआरपीसी में अपराधों का बंटवारा कई एंगल से किया गया है। एक संज्ञेय असंज्ञेय, दूसरा जमानती अजमानती, समन मामले वारंट मामले, यानी कि समन मामले वारंट मामले, ये बंटवारा किया गया है। संज्ञेय मतलब कांगनिजेबल, कांगनिजेबल का मतलब होता है गंभीर। तो ऐसा अपराध जिससे पूरा समाज प्रभावित होता है, उन अपराधों में भले दंड की मात्रा कम हो, 2 माह हो, 1 माह हो, कोई मतलब नहीं है, उन अपराधों को संज्ञेय बनाया गया है। और ऐसे अपराध जिससे कि पूरा समाज प्रभावित नहीं होता, केवल पीड़ित, विक्टिम या आहत या पर्सनल ही प्रभाव होता है, ये अपराध किस कैटेगरी में रखे गए हैं, असंज्ञेय। संज्ञेय का मतलब, बहुत संज्ञेय की परिभाषा, संज्ञेय अपराध की परिभाषा 2C में दी गई है। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर सकता है, गिरफ्तार। ऐसे अपराध की सूचना भारत का कोई व्यक्ति, माने कोई भी व्यक्ति समाज का दे सकता है। 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर होगा अगर संज्ञेय है अपराध तो। 156 के तहत पुलिस को पावर मिल जाएगा स्वतः कि वह अन्वेषण शुरू कर दे। और 41 के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना क्या करेगी, गिरफ्तार। तो संज्ञेय का मतलब जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं पूरी तरह सीआरपीसी कवर होगी।
यानी कि ऐसे अपराध करने वालों को पुलिस वारंट के बिना क्या करेगी? गिरफ्तार। और जमानती, इसी के साथ और लिखा है, सतर्क रहिएगा वह नहीं और जमानती होगा तो पहले तो बेलेबुल ऑफेंस कौन होते हैं ये समझिए, तब तो जमानती का महत्व बताया जाए। सीआरपीसी जमानत के उद्देश्य के लिए अपराधों को दो क्लाज में बांटती है। फिर आपका एक बेलेबुल और एक नॉन बेलेबुल। बेलेबुल का मतलब जमानती अपराध, नॉन बेलेबुल मतलब अजमानती। इन दोनों की परिभाषा 2A में दी गई है। सीआरपीसी की कौन सी धारा में? 2A में दी गई है। जमानती अपराध वह अपराध होता है जिसमें जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार होता है। 436 सीआरपीसी के तहत या तो न्यायालय जमानत दे सकता है या कोई पुलिस अधिकारी यानी कि थाने का भार साधक अधिकारी। तो कौन कौन जमानत देने में सक्षम है? यानी कि या तो न्यायालय या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, दोनों एक साथ नहीं दे सकते। या लगाइएगा, कल क्वेश्चन ऐसा बना भी था। वह नहीं और नहीं, या ये थोड़ा कि पुलिस भी दे दे और मजिस्ट्रेट भी, एक ही तो जमानत देगा। तो ऐसे ही मैंने हल्का हल्का बस आपका देता है जो ऑप्शन देता है। देखिए आगे, तो अजमानती अपराध का मतलब जमानत देना न्यायालय का क्या होगा? विवेक, चाहे दे या न दे। केस याद रखिएगा दोनों में। मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। जमानत एक नियम है जबकि जेल अपवाद। अजमानती में अब आइए, ये जो इस कानून के तहत अपराध होंगे चूंकि जमानती भी होंगे, यानी कि जैसे ही अभियुक्त थाने में, थानेदार भी जमानत वहीं से दे देंगे बांड भरवा के। जैसे ही मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होगा वैसे ही मजिस्ट्रेट भी जमानत रोकेंगे कि देंगे। लेकिन अगर वह प्रतिभु या जमानतदार नहीं ला पाता तो अधिकतम कितने दिनों तक जेल में भेजा जा सकता है? 7। 7 दिन बाद उसे क्या माना जाएगा? निर्धन। तो बताया गया था इंडिजेंट पर्सन, आपका निर्धन माना जाएगा और क्या किया जाएगा? स्वयं के बांड पर छोड़ दिया जाएगा। 7 दिन तक रोक सक जेल भेजा जा सकता है, लेकिन कब? कि जब जमानतदार यानी कि प्रतिभु देने में वह क्या हो? असमर्थ। अगला देखिए खंड 2, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। अब यहाँ 2 पॉइंट आ गए। किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, यानी कि किसी मजिस्ट्रेट मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, कार्यपालक नहीं, अधिकरण द्वारा नहीं। मुकदमा होगा कहाँ? न्यायालय में। और एक और यहाँ दिया गया समरी ट्रायल। अब वही आपको फिर एक बार 5-6 क्वेश्चन याद करना है। देखिए समरी ट्रायल यानी कि संक्षिप्त विचारण या संक्षिप्त प्रक्रिया होती क्या है, इसको थोड़ा व्यापक वे में लीजिए। सीपीसी में ये जो संक्षिप्त प्रक्रिया है पूछा गया है उसको ऐड कर लीजिए वहीं बैरक पर ही। आर्डर 37, क्वेश्चन ये बना है कि सीपीसी में समरी प्रोसीजर किस आर्डर में है? तो आर्डर 37, आदेश 37। कल भी क्वेश्चन बना था आपका टेस्ट में। दूसरा क्वेश्चन ये बना कि संक्षिप्त विचारण सीआरपीसी की आपका किस अध्याय में है? तो पहले अध्याय 21, अध्याय 21 और धारा 260 से लेकर 265। एक क्वेश्चन आपका निश्चित बनता है यहाँ। फिर एक बार हम सीआरपीसी भी दोहराते रह जाए कोरिलेट करके। 4-5 नियमों पर याद रखिए। सामान्यतः समरी ट्रायल कौन कर सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या आप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। दूसरा क्वेश्चन क्या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है? सामान्यतः नहीं, यही गलत होता है। किसके द्वारा अथराइज करने पर? सीजीएम नहीं भाई, फिर यही हाई कोर्ट।
फिर हम बता दें उसको, दो एक जगह लिखिए। बार बार गलती होती है, देखिए आपका 190 और 260 एक साथ लिखिए, 261 भी बना लीजिए, क्यों अलग छोड़ा जाए। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, यहाँ प्रथम वर्ग नहीं, यहाँ द्वितीय वर्ग, इसको एक जगह कहीं अलग लिखिए। बार बार ये गलती लोगों द्वारा होती है, यानी कि बार बार ये गलतियां होती हैं। अमूमन ये सही बात है कि इतना उलझाव है कि लोग भूल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये गलती बार बार हो जाती है। फिर हम एक बार पूरा बता दे रहे हैं, 2 मिनट। आपका संज्ञान यानी कि कांगनिजेंस 190 में लिया जाता, अभी हमने बताया अपराध का लिया जाता है कि अपराधी का, अपराध का। सामान्यतः कौन लेता है? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि क्या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट आपका किसके द्वारा अथराइज करने पर अपराधों का संज्ञान ले सकता है? तो यहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 190 में आए तो कौन मार कराएंगे, कौन अथराइज करता है? सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। खूब गलती होती है भाई, लिख लीजिए अलग से एक जगह। यही क्वेश्चन अगर आपका फिर देखिए 260 सीआरपीसी में आए कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके द्वारा अथराइज किए जाने पर अपराधों का संक्षिप्त विचारण कर सकता है, समरी ट्रायल कर सकता है? तो यहाँ सीजीएम न मारकर हाई कोर्ट मारना है। 260 में कौन मारना है? हाई कोर्ट। नहीं, 260 में हाई कोर्ट। फिर एक बार हम बता रहे हैं, कंफ्यूजन वाला ज़्यादा है ये। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सामान्यतः मैं बता दूं संक्षिप्त विचारण नहीं करता, तो किसके द्वारा अथराइज होने पर कर सकता है? हाई कोर्ट मार कर आइए। फिर आइए सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट पूछा जाता है कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके द्वारा अथराइज होने पर समरी ट्रायल कर सकता है? तो हाई कोर्ट। कौन सी धारा? धारा एक आगे बढ़ जाएगा, कौन सी? 261। ये धाराएं, 3 धाराएं, तो 262 भी याद रखनी है। अधिकतम दंड कितना दिया जा सकता है? 3 माह समरी ट्रायल में। चलिए, समरी ट्रायल में जो सामान्यतः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? समन मामलों वाली। समरी ट्रायल में अधिकतम दंड कितना दिया जा सकता है? 3 माह। फिर समरी ट्रायल आपका कह सकते हैं कि का समरी ट्रायल में किस किस मामले का? तो कुछ समन मामले, कुछ वारंट मामले, ये मार कर आएगा। कौन कौन मामले? कुछ समन और कुछ वारंट। ये जरूर याद रखिएगा, इतना कम से कम इतना याद रखिए, दंड कितना दिया जा सकता है? तो अधिकतम 3 माह। तो ये जो इस कानून, अब आज ये बैक हुई है, आपका माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, इसके तहत जो विचारण मजिस्ट्रेट ही करेंगे। तो प्रक्रिया सीआरपीसी में कौन वाली अपनाएंगे? आ गया कि सत्र न्यायालय वाली, की समन मामलों वाली, की वारंट मामलों की संक्षिप्त? तो सामान्य संक्षिप्त विचारण वाली। ठीक है, सामान्यतः वही प्रक्रिया, लेकिन 260 से लेकर कौन वाली? 265 जो समरी ट्रायल दिया है। अगला देखिए, अब अध्याय 7 आ जाइए। मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब छूटे फटके प्रावधान, फालतू जो प्रावधान रहते हैं। देखिए कह करके इधर से आपका कम चांस रहता है। देखिए एक दो हम बताएंगे, वही याद रखिएगा। धारा 26, अधिकारियों का लोक सेवक होना। तो जो भी अधिकारी नियुक्त कर्मचारी होंगे, तो लोक सेवक कहाँ परिभाषित हैं? बता दीजिए, आईपीसी में 21 में। तो एक ये लोक सेवक होंगे कि नहीं होंगे? इसके बाद सिविल न्यायालय के अधिकारिता का वर्जन, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि जो भी आपका मेंटेनेंस का मामला होगा, क्या सिविल न्यायालय में जाएगा मामला,
या सिविल न्यायालय कोई भी आदेश जारी करके रोक देगा कि नहीं, कि ट्रिब्यूनल में जाएगा? ट्रिब्यूनल में, तो ट्रिब्यूनल का गठन किस धारा में हमने कराया था? 7 में। इससे कम का प्राधिकारी नहीं उसमें नियुक्त किया जाएगा अध्यक्ष, जो सब डिवीजन, हाँ उप नहीं मजिस्ट्रेट, हाँ उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी से नीचे का न हो। सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, ये छोड़ दीजिए। 29 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, यहाँ अगर बहुत अंदर पूछे तो सर हेनरी अष्टम खंड पूछ सकता है कि किस धारा में समाहित है। 29 में लिख लीजिए सर हेनरी अष्टम खंड। बहुत अंदर जाकर पूछे, इतना आपसे पूछना नहीं चाहिए। हाँ, संविधान में पूछा गया है 392, संविधान में जरूर याद रखे रहिए। 392, ये इंटरव्यू में भी आया है। एक दिन मैं बताया था, फिर हल्का सा एक दो लाइन बताया जाए। सर हेनरी अष्टम इंग्लैंड का राजा था। वह एक अत्याचारी राजा था। वह करता क्या था कि विधायिका द्वारा कानून बनवाता ही नहीं था, कार्यपालिका द्वारा ही बनवा देता था। यानी कि भारत की संसद न बनाए, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद अपना सूचना जारी कर करके क्या करें, कानून बनाए, राज्यपाल बना दे, यही काम करता था। तो जहां आपको लगे कि भारत की संसद या राज्य विधानमंडल नियम कानून नहीं बना रहा है, ये कार्यपालिका या राज्य सरकार या केंद्र सरकार बना रही है, वही नियम आपका सर हेनरी क्या कहलाएगा? अष्टम। लेकिन लंबे समय तक तो इन लोगों को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो विधायिका के अधिकार का अतिक्रमण होगा कि कार्यपालिका कानून बनाता रहे। तो ऐसी कंडीशन में जब भी कोई नया कानून बनता है तो कुछ समय दिया जाता है, सामान्यतः 2 साल का है, कि 2 साल के अंदर अगर कानून लागू करने में कोई समस्या आती है तो राज्य सरकार उस समस्या को कानून में संशोधन करके बिना विधायिका के अनुमति के और लागू कर सकती हैं कि नहीं? लागू कर सकती हैं, आदेश दे सकती हैं, और कानून परिवर्तित रूप से क्या हो जाएगा? लागू। लेकिन संविधान में समय 2 साल नहीं दिया गया। अन्य कानून में है, चाहे उत्तराखंड पुलिस एक्ट हो, चाहे ये कानून, कई कानून मिलेंगे। लेकिन आपका संविधान में राष्ट्रपति को दिया गया पावर 292 के तहत। लेकिन ये कहा गया कि आपका संसद की प्रथम बैठक के पहले, संसद की प्रथम बैठक के पहले अगर भारत का शासन चलाने में कोई समस्या आती है तो भारत का राष्ट्रपति संशोधन संविधान में कर सकता था, या जो भारत शासन अधिनियम था उसमें संशोधन कर सकता था। लेकिन हमेशा के लिए पावर नहीं दिया गया, सीमित दायरा था। कब तक? संसद की प्रथम, लोकसभा की राज्यसभा भाई वो भी एक बार देखिए तो संविधान के थोड़ा बेरेक्ट है। नहीं, आप क्या पूछ सकता है, अंदर जाकर कोई भरोसा है? भाई हल्का भाई सा भी संदेह हो तो उसको देख लेना चाहिए। 392, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आजकल पूछ ही रहा है। आप जाकर देखिए, जितने फालतू क्वेश्चन हैं जो पहले कभी नहीं पढ़े जाते थे, वर्तमान समय में उसकी झड़ी लगा रहा है। और फालतू क्वेश्चन आपको ही पढ़ना ही पड़ेगा। यही सब 292, 93, 94 देख ले रहा हूँ। 300 देखिए भाई। संसद है भाई आपका सम्यक रूप से गठित संसद, यानी कि आपका, यानी कि इसका मतलब कि जब संसद के प्रथम अधिवेशन के आपका पहले ही राष्ट्रपति को ये पावर था। जैसे अब सदन संसद गठित हो गई, उसके बाद राष्ट्रपति का ये पावर क्या हो गया? समाप्त। अब धारा 30 देखिए, निर्देश देने के केंद्रीय सरकार की शक्ति। तो राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं, ऐसा करिए वैसा करिए। धारा 30 में केंद्रीय सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति।
यानी कि क्या ये कार्य कर रहा है ना कानून की नहीं, इसका रिव्यू करिए, यानी कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। फिर 32 नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, तो आपका नियम की धारा में बनाएगी 32 में, और आपका 32 में, और इस प्रकार हाँ नियम आपका रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? विधानमंडल में। कितने दिनों के लिए? सत्र जब चलता है उस समय 30 दिन। विधान मंडल चाहे तो नियम में परिवर्तन करे, संशोधन करे, रद्द करे, मान ले, जो भी करे आपका। जैसे कि एक और उदाहरण देखिए, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय या संघ लोक सेवा आयोग कोई नियम बनाता है, तो वह नियम भी आपका संसद के पटल पर रखा जाता है, और संसद चाहे तो नियम को माने या मानने से क्या कर दे, इनकार। अभी कई विवाद संघ लोक सेवा आयोग का भी आया, नियम कुछ बनाए गए थे तो संसद ने उस पर विरोध किया, और अंत में संघ लोक सेवा आयोग ने ही अपना नियम चेंज कर दिया। उसी प्रकार यहाँ भी अगर राज्य लोक सेवा आयोग माने आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोई नियम बनाता है, तो ये राज्य विधानमंडल में क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। राज्य विधानमंडल चाहे तो इन नियमों को क्या कर सकता है, लेकिन कितने दिनों के लिए रहेगा? सबको, माने ये नहीं कि छुप छुपा कर बनाइए, सबके सामने रहेगा, वहाँ प्रस्ताव लाया जाएगा, रद्द हो सकता है नियम, ये नहीं कि आपका एब्सोल्यूट अथॉरिटी है आपका। इस प्रकार ये कानून भी आपका समाप्त हो गया। लिखिए भाई कुछ आपका, हेडिंग डालिए तो। भाई देखिए, आपका लिखवाने का दायरा थोड़ा सीमित रहता है। आप सबसे अच्छा तरीका है लेक्चर। लेक्चर से आप पढ़िए, और लेक्चर से अच्छा आपका लिखवाना नहीं रहता, मैं बता दूं। लेक्चर में तमाम बातें बताई जाएंगी, लिखवाने में तो थोड़ा शॉर्टकट में हो जाता है, क्योंकि उतना हम बहुत व्यापक कर नहीं सकते लिखवाते समय। लिखिए भाई इसको, जितना हो जाए लिखिए, नहीं तो कल। देखिए, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का, हेडिंग डालिए। जो लोग लिखे हैं शुरुआती दौर में न डालें, फिर एक बार हम बता रहे हैं शुरुआती दौर पे। माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 2007। लिखिए, इस कानून का निर्माण 29 दिसंबर 2007 को हुआ। लिखवा गया है एक बार, लेकिन जो लोग न लिखे वो लिख लें। इस कानून का निर्माण 29 दिसंबर 2007 को हुआ। इसी लाइन में लिखिएगा। इस तारीख को ही भारत के राष्ट्रपति ने इस तारीख को ही भारत के राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर अपनी अनुमति प्रदान की। इस अधिनियम पर अपनी अनुमति प्रदान की। इसी में आपका कोरिलेशन भी पढ़ना रहता है कि यूएनओ चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ, कब अधिनियमित हुआ, यानी कि 26 जून 1945। और एक क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ, अस्तित्व में कब आ गया, कब ये काम करना शुरू कर दिया, तो 24 अक्टूबर आपका 1945। ये उसी प्रकार संविधान में भी बनता है कि संविधान का निर्माण कब हुआ, डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ, काम कब से शुरू किया, तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन आ सकता है यूएनओ में भी।
जाकर देखिएगा, जब यूएन चार्टर आप देखेंगे तो एकदम लास्ट में देखिएगा, उसमें डेट लिखी है 26 जून 1945। अगला लिखिए आपका, इस कानून में कुल 7 अध्याय हैं और 32 धाराएं हैं। ये भी आजकल पूछ रहा है कितने अध्याय कितनी धाराएं। लिखिए, इस कानून में कुल आपका 7 चैप्टर हैं और 32 धाराएं हैं। अगला लिखिए, उत्तर प्रदेश, हाँ लिखिए आपका एक लाइन और कंसेप्चुअल। यह कानून एक विशेष कानून है। यह कानून एक विशेष कानून है। जिसे भारत की संसद ने बनाया। जिसे भारत की संसद ने बनाया, लेकिन इसको लागू करना राज्यों पर छोड़ दिया। लेकिन इसे लागू करना राज्यों पर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश राज्य ने अधिसूचना जारी करके, ये उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कब से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य ने अधिसूचना जारी करके, कौन सी डेट थी, 25 सितंबर 25 9 2012, 25/9/2012, 25/9/2012 अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं। को लागू किया। को लागू किया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हिंदू विधि, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एक दो लाइन। हिंदू विधि, कामा दीजिए मुस्लिम विधि तथा सीआरपीसी की धारा 125 से 128 तथा सीआरपीसी की धारा 125 से लेकर 128 में भरण पोषण के बारे में प्रावधान होते हुए भी, भरण पोषण के बारे में प्रावधान होते हुए भी इस नए कानून का निर्माण, इस नए कानून का निर्माण इसलिए किया गया, इसलिए किया गया ताकि माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों को माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों को सरल और आसान, सरल, कामा लगाइए, कम खर्चीले, मैंने कम पैसा लगे, कम खर्चीले तथा शीघ्र प्रक्रिया, तथा शीघ्र प्रक्रिया के माध्यम से स्पीडी प्रोसीजर अपनाया जाए। वे नहीं कि दो दो माह पर डेट डाला जाए। शीघ्र प्रक्रिया के माध्यम से भरण पोषण प्रदान किया जाए। मुख्य उद्देश्य यही है।
एक संविधान में पहले जोड़िए। इस कानून का आगे बढ़िए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस अधिनियम का संवैधानिक आधार आर्टिकल 41 है। ऐसा भी क्वेश्चन आजकल एक क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेस। इस अधिनियम का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस या संवैधानिक आधार 41 है। तो क्या 41 में है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि बुढ़ापा में सहायता करे कि छोड़ दे। तभी तो वृद्धाश्रम खोला जा रहा है। कम से कम कितने बेड होंगे। हाँ, चलिए आगे याद तो कर लिए हैं। ऐसे ही 20-25 दिन और याद करते रहे तो हो जाएगा। चलिए एकदम जब पढ़ा बोला जाए तो भाई याद किए रहे। अगला लिखिए। हाँ, ये हो गया माता पिता केवल मांग सकते हैं इत्यादि। लिखिए आगे भाई, अध्याय 1। हेडिंग डालिए अब। अध्याय 1 हेडिंग डालिए, प्रारंभिक धारा 1 से लेकर 2 तक। नहीं, हाँ 3 तक है भाई, 1 से लेकर 3 तक लिखिएगा। प्रारंभिक आपका सामान्य बातें कही जाती हैं, सेक्शन 1 से लेकर 3 तक लिखिए। धारा 1 सभी लोग जानते हैं, विस्तार पूछ सकता है और क्या, प्रवर्तन बता ही दिया गया 25 सितंबर 2012। नाम कई बार बताया गया। बस एक लाइन और है, विस्तार। तो विस्तार वर्तमान में कहाँ तक है, संपूर्ण भारत। लिखिए, संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ। हेडिंग डाल लीजिए, संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ। तीनों एक केवल लिखिए आपका विस्तार में, यह कानून संपूर्ण भारत में लागू है। और मैं लिखवा चुका हूँ ऊपर, नामों तो याद ही है। यह कानून कहाँ लागू है, पूरे यह कानून पूरे भारत में लागू। एक लाइन और लिखिए, और यह भारत के बाहर भारत के नागरिकों को भी लागू है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और यह भारत के बाहर भारत के नागरिकों को भी लागू है। इसका मतलब कि भारत के बाहर भले चला गया हो कुछ समय के लिए, अगर भारत का नागरिक है तो क्या भारत में वह मुकदमा दायर कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। और पुत्र पुत्री विदेश में चले गए, माता पिता भारत में है, तो क्या नातेदारों के खिलाफ भले विदेश में हो मुकदमा यहाँ हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। क्योंकि भले भारत का नागरिक है लेकिन कहाँ है, विदेश में, तब भी उस पर ये कानून क्या है, उसको अंडरलाइन करिए। पूछ सकता है किस पर लागू है। केवल भारत के क्षेत्र में नहीं बल्कि भारत का नागरिक कहाँ रह रहा है, बाहर, उस पर भी लागू है, लेकिन वह भारत का क्या हो, नागरिक। कल अब पढ़ाया जाएगा भाई थोड़ा। शाम की आज क्लास बंद रहेगी भाई। कल आपका क्लास चलेगा, अब कोई उपाय नहीं है। हाँ, क्या अजय सर बंद किए हैं क्या, कब तक, पूरा बंद कर दिए हैं? चलिए 1-2 दिन बाद एडजस्ट करेंगे, पहले कर देंगे, थोड़ा मौसम सही हो रहा है, 1-2 दिन अभी वेट करिए।